क्या हो अगर मैं ये आपको बोलूँ कि आपके एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है और आप उसे करेक्ट करते हैं, उसे करेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या बिलीव करोगे? नहीं करोगे ना? तो चलिए आज इसी नोट पे इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है कमोद और आप देख रहे हैं केडी कॉमर्स अकेडमी। कई बार आपने नोटिस किया होगा आपके साथ क्या होता है कि आपने भी सेम क्वेश्चन किया, आपके फ्रेंड ने भी सेम क्वेश्चन किया, लेकिन आपके फ्रेंड को ज़्यादा मार्क्स मिले, आपको नहीं मिले हैं। या किसी न किसी बच्चे के साथ कभी न कभी ऐसा देखा होगा आपने। तो कई बार इसकी वजह तो ये भी होता है कि चापलूसी होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में चापलूसी नहीं चलती। आपका पेपर कौन चेक करेगा किसी को पता भी नहीं है, वो आपका नाम भी नहीं जानता क्योंकि नाम लिखा नहीं होता, उस वाले पेज को फाड़ दिया जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो यही आज का सेशन है, इसी पे बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ शुरुआत करते हैं कुछ और डिस्कशन को लेकर के। ये बताओ मेरे को अभी जो भी आपने एट प्रेज़ेंट कपड़े पहने हुए हैं, क्या इन कपड़ों को पहन कर के किसी पार्टी, फंक्शन, मैरिज में या किसी ग्रैंड सेलिब्रेशन चले जाओगे क्या? नो, ऑब्वियसली नो। क्या पता पजामे में, टी-शर्ट में बैठे हो, क्या पता कहाँ किस सिचुएशन में हो, क्या पता बनियान पहन के बैठे हो ऐसे ही। तो नहीं जाओगे ना, क्यों? क्योंकि आपको पार्टी फंक्शन में जाने से पहले अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम करना होता है। भाई थ्री पीस सूट पहनना होता है, मेकअप करना होता है, बाल-वाल बनाने होते हैं, लड़कियों के लिए कह रहा हूँ मेकअप वगैरह, काफ़ी कुछ करना होता है, काफ़ी तैयारी करनी होती है, लड़कियों को मैचिंग वगैरह बहुत बहुत कुछ करना होता है, ट्विनिंग करनी होती है। तो जब एक पार्टी में जाने के लिए तैयारियाँ करते हो, तो एग्ज़ाम में जाकर के लिखने के लिए क्या सिर्फ़ नॉलेज काफ़ी है? नहीं, नॉलेज काफ़ी नहीं है। नॉलेज के साथ-साथ आपको कुछ टैक्टिक्स, टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, उसी से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है? तो और दूसरा एग्ज़ाम्पल एक और, क्या थ्री पीस सूट पहन करके या नया-नया सूट सलवार पहन करके क्या किसी की मैय्यत में चले जाओगे, किसी की डेथ में चले जाओगे? नहीं ना, वहाँ पे सिंपल कपड़े पहनने होते हैं। तो हर जगह का प्रेज़ेंटेशन बहुत मैटर करता है बच्चों। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि यूपीएससी के एग्जाम्स के इंटरव्यूज रील्स में आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि सारे लोग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबने ब्लेजर पहन रखा होता है, कोट पहन रखा होता है। वो सिंपल में क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सिंपल या धोती कुर्ते में या सिर्फ शर्ट में क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। हर कोई इंसान किसी दूसरे को देख करके जो उसने पहना हुआ है उसके हिसाब से जज करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई कोट पैंट पहन करके आ रहा है, चश्मा वगैरह लगा रखा है, काफी घड़ी वगैरह पहन रखी है, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अमीर आदमी है। लेकिन क्या पता वो शॉफर हो, किसी का ड्राइवर हो। भाई ड्राइवर भी तो ब्लेजर पहनते हैं ना बड़े-बड़े होटलों के, तो ये डिसाइड कैसे होगा? तो ये डिसाइड होता है बेसिकली अपीयरेंस से। अपीयरेंस, दिखावा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नॉलेज के साथ-साथ एग्ज़ाम में अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है और वो अपीयरेंस कैसे बढ़ानी है इसके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। ये मेरी ट्रिक्स है। कुछ इसके लिए पहले प्रिकॉशनरी नोट बता दूँ। प्रिकॉशनरी नोट ये है कि यहाँ पर जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में काम आती है, ऑब्जेक्टिव में काम नहीं आती, एमसीक्यूज़ में काम नहीं आती। दूसरी बात, ये यूनिवर्सिटी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में काम आती हैं। और तीसरी बात, ये जो टैक्टिक्स है, ये जो टेक्निक्स है, ये सारी थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आती है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उतना काम नहीं आएगी, थोड़ा-मोड़ा काम लेकिन आ जाएगी। तो इन्हीं सब नोट्स के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहली स्लाइड पे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हमने टाइटल रखा है हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम, एग्जाम स्पेशल फॉर ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स ओनली। ओके, केडी कॉमर्स अकेडमी हमारे चैनल का नाम है। अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलते हैं। ओके, सो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि भाई कुछ लोग वाई सम स्कोर वेरी हाई कंपेयर टू सम वेरी लो विद द सेम नॉलेज। भाई नॉलेज सेम है लेकिन किसी के मार्क्स कम आ रहे, किसी के ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो क्या क्या टेक्निक्स फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर की होगी। और आपको अच्छी लगेगी तो पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले टेक्निक की तरफ में। पहली टेक्निक क्या है? पहली टेक्निक जो कि मैंने आपको बताया था, डोंट करेक्ट द स्पेलिंग। क्या बिलीव हो रहा है आपको? नहीं हो रहा ना? ध्यान से देखो कैसे बिलीव होगा। मैंने कहा डोंट करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक्स अनलेस इट्स इंपॉर्टेंट। अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कोई क्रेडेंशियल है, उसको करेक्ट करना है, लेकिन जनरल स्पेलिंग मिस्टेक्स को कवर बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां ध्यान दो कैसे। ये मेरी ही राइटिंग है, मैंने एक डेमो दिया है आप सभी को समझाने के लिए कि जब हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को कवर करते हैं तो होता क्या है। दोनों बिल्कुल सेम पेज है, दोनों में क्या है, इसमें मैंने अपनी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट नहीं करी और इसमें मैंने अपनी सारी की सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट किया है। आप देख पा रहे हो इससे हुआ क्या है? इससे ये हुआ है, दोनों बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। देखो यहां पर देख सकते हो, बाय ऑल कंज्यूमर, बाय ऑल कंज्यूमर मैंने दो दो बार लिख दिया है, ठीक है। ऑल द गुड्स दो दो बार लिख दिया है मैंने। लेकिन क्या हुआ कि मैंने यहां पर करेक्ट किया, यहां पर करेक्ट नहीं किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने एग्जामिनर को खुद बता दिया, देखो जी मास्टर जी, देखो मैंने गलती करी, मेरे नंबर काटो। दोनों आंसर सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसको नंबर कम मिलेंगे, इसको नंबर ज्यादा मिलेंगे, बल्कि दोनों ही मैंने लिखा हुआ है। इससे मैंने गलतियों को सही कर दिया, इसमें मैंने गलतियों को सही नहीं किया। तो गलतियां, माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट मत करो, ओवर राइटिंग मत करो। जब भी आप ओवर राइटिंग करते हो, आप खुद बताते हो कि भाई देखो मेरे पेपर में गलतियां ढूंढो और मेरे मार्क्स काटो। मार्क्स कटने से बचो, क्योंकि देखो बेसिकली होता क्या है,
आप कैसे साबित करोगे कि आपके पास नॉलेज बहुत है? दो ही तरीके हैं, या तो लिख करके या तो बोल करके। तो पेपर में तो आप बोल करके रिकॉर्ड करने का बटन होता नहीं है, तो वहां पर क्या ऑप्शन होता है कि आप लिखोगे और उस तरीके से अपनी नॉलेज को एग्जामिनर तक, चेकर तक पहुंचाओगे। तो बोलने का ऑप्शन नहीं, लिखने का ऑप्शन। तो लिखने में बेटर क्या हो सकता है कि हम चीजों को प्रेजेंट इतने अच्छी तरीके से, इतने सुंदर तरीके से करें कि एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए। ठीक है, तो अब देखो बेसिक सी बात है, छोटी सी बात, छोटा सा एग्जांपल समझाना चाहूंगा आप लोगों को। मान लो कि मैं लिख रहा हूं एग्जाम में माय माय नेम इज, तो मैंने गलती से माय माय 2 बार लिख दिया। भाई देखो दोनों में 2 बार लिख दिया तो एग्जामिनर को पता है ना कि दूसरी बार गलती से लिख दिया होगा। तो मैंने माय माय नेम इज कमोद मैंने लिख दिया। अब मैं इसको करेक्ट करूंगा भाई, तो उसमें क्या है, मैंने एग्जाम गलती मेरे से हुई है, एग्जामिनर को लेके मैंने जानबूझ के बताया है और बताया कि देखो भाई मेरे से गलती हुई है, मेरे मार्क्स काटो। और फर्क पड़ता है। फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि नॉलेज सेम है, पूरा पेपर आता है, लेकिन फिर भी आपके कभी 100 में से 100 नहीं आएंगे, 80 में से 80 नहीं आएंगे, हमेशा 2-4 नंबर कट जाएंगे। लेकिन वो 80 में से 80 कैसे कन्वर्ट होते हैं? उन बंदों को एग्जाम कभी उनसे पूछना, उनके आंसर शीट देखना कभी मौका मिले, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, 95 प्लस वाले होते हैं, उनकी शीट देखना और एक 85 वाले की देखना, आप देखोगे नॉलेज में ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन 95 वाले की शीट बहुत ज्यादा क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, और 85 वाले की मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है। और एक ऐसे बच्चे से मिलवाऊंगा, डोंट वरी, उसकी मैंने आंसर शीट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसमें ऐड किया है, देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, नोटबुक निकाल लो, नोट कर लो कि स्पेलिंग मिस्टेक को सही नहीं करना है। कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक सही करनी है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स है। जैसे अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो एक टर्म होती है CRR, इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। अगर यही गलत हो गया, यही आर गलती से CRD बन गया, तो भैया इसको तो करेक्ट करना पड़ेगा, यहां पर तो लिखना पड़ेगा CRR। और करेक्ट करने मतलब ऐसा नहीं होता है सिंगल एक इस तरीके से लाइन डालो, चाहे एक इस तरीके से सिंगल लाइन डाल दो, उसको ऐसे घुचड़ू करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, आंसर ऑल एमसीक्यूज सेपरेटली एंड राइट कंप्लीट आंसर। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में एमसीक्यू आया, जो आपका नॉर्मल बोर्ड का एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, उसमें एमसीक्यू है, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चे क्या करते हैं, मेरा खुद का बच्चों, मेरा 13 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, मेरा लगभग 6 ईयर्स का स्कूल का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैं उसके आधार बता रहा हूँ। बहुत सारी शीटें चेक कर दो, बिलीव नहीं हो रहा आपको? आपके अब चलो यार, बंडल थोड़ा दूर रखा हुआ है, निकालूंगा तो ये हमारा ट्राइपॉड खराब हो जाएगा। बंडल दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं कितनी शीटें चेक करता हूँ, बहुत शीटें चेक करी है, 13 सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो करना क्या है बेसिकली, बच्चे टीचर पे इंप्रेशन अच्छा कैसे जाता है, आपको लिखना है ऑप्शन ए, पूरा आंसर लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चे क्या करते हैं, ए लिख के छोड़ देते हैं, या ऐसे डाल के छोड़ देंगे, या ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन 1A, ऐसे डॉट लगा देंगे, ऐसा नहीं। प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तो ऑप्शन पूरा लिखना जरूरी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मत लिखो अगर ये ऑप्शन बहुत बड़ा है, क्या पता ऑप्शन ए का आंसर इतना है कि 3 लाइन का, 3 लाइन का थोड़ी लिखने के लिए बैठोगे। तो उस केस में क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारा ए, उस केस में खाली ए लिख के छोड़ दो, लेकिन अगर ऑप्शन छोटा है तो उसको पूरा कंप्लीट लिखो। ठीक है, आगे की बात करते हैं, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और एनीथिंग। अब बोलोगे सर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है, तो सारे लोग बताते हैं, आप क्या अनोखा बता रहे हो? हाँ, मैं भी कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, उससे प्रेजेंट होता है, उससे चीजें दिखती हैं और अच्छे नंबर मिलते हैं। लेकिन ये एनीथिंग क्या लिखा है भाई, ये क्या बकवास है? हाँ जी, बकवास नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनो। अब मान लो कि एक क्वेश्चन आया, उसमें उसका आपको आंसर पता नहीं है, आपने काम चलाओ बना के अपनी साइड से कुछ लिख दिया है काम चलाओ बनाने के लिए कि कुछ नंबर मिल जाएंगे, फिर भी उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको जो जो चीजें पता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया, एक लेंचो नाम का पर्सन था, लेटर टू गॉड एक स्टोरी है 9th क्लास में, जिसमें गॉड को लेटर लिखता है। ठीक है, उसमें आपने आंसर बना बुन के कुछ भी लिख दिया, लेंचो का कैरेक्टर स्केच पूछा था, आपने उसकी स्टोरी लिख दी। और उसमें भी कम से कम लेंचो का नाम जितनी बार आया उसे हाईलाइट करो। अगर कीवर्ड नहीं है हाईलाइट करने के लिए तो कुछ भी हाईलाइट करो, लेकिन हाईलाइट करो, हाईलाइट करने से प्रेजेंटेशन बढ़ती है, हाईलाइट करने से प्रेजेंटेशन बढ़ती है। आपने कई बार सुना होगा, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, फिर भी हर जगह बोलो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बोलने से फर्क पड़ता है। अपने आप कोई बोलोगे यार मेरी किस्मत ही खराब, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो किस्मत खराब है तो और हो जाएगी, आप अपनी साइड से ट्राई तो करोगे ना। वैसे ही अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हाईलाइट करने के लिए तो कुछ भी हाईलाइट कर दो। देखो एक शीट ये रही, एक शीट ये रही, मेरे खुद के स्टूडेंट की है, देखो यहाँ पर ये सिंपली इसने आंसर लिखा हुआ है,
यहाँ पर मैंने खुद अपनी साइड से हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट करने की वजह से उसको इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही हैं, ठीक है। 1 सेकंड में मार्कर का कलर चेंज कर लूं, आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। तो आप देख रहे हो कि उसने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ है, एग्रीमेंट, स्ट्रॉन्ग, प्रेमाइस, कंक्लूजन, प्रेमाइस 1, प्रेमाइस 2, प्रेमाइस 3, इसने सारी चीजें हाईलाइट की हुई है। और ये एक्चुअली में हाईलाइट करने वजह से ये चीजें मेरे को दिख रही हैं। क्या पता कैमरे में आपको अच्छी तरीके से ना दिख रहा हो, लेकिन मेरे को यहाँ बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको अच्छे नंबर, शीट चेक करूंगा, उसको अच्छे नंबर दे दूंगा। तो कुछ ना कुछ तो हाईलाइट करो यार, कुछ तो करो कम से कम। तो कुछ ना कुछ हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। कोशिश करो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इनको हाईलाइट करने का, वो नहीं है तो कुछ भी हाईलाइट कर दो, लेकिन हाईलाइट कर दो, जरूरी है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर ये सब क्या कह रहे हो, मैं नहीं मानता। देखो भाई ये ट्रिक्स है, मेरे पास बहुत बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 12-13 सालों का, 13 सालों का अप्रोक्सीमेटली। उसमें बच्चों को स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। जब मैं खुद अपने टाइम पे सीए कर रहा था तो मैंने टेक्निक सीखी थी, ठीक है। हालांकि सीए मेरा हो नहीं पाया कंप्लीट, में फेल हो गया था, लेकिन वहां पे मैंने टेक्निक सीखी थी, मेरे सी वाले टीचर ने सिखाई थी, कुछ उनका एक्सपीरियंस है, कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसको ऐड ऑन करके आपके सामने में लेकर के आया हूँ। जो बच्चे फॉलो करते आ रहे हैं उनको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना ये सबके साथ शेयर किया जाए। पहले मैं इस टेक्निक को हिडन रखता था सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैंने सोचा इस बार सबका भला हो जाए, सबके लिए शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बीच में अगर लग रहा है कुछ बकवास है तो वीडियो को थोड़ा सा तेज चला देना, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा इमोशनल क्लास भी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कि कुछ अपनी स्टोरीज बताऊंगा, मेरे साथ क्या हुआ था, इस टेक्निक ने मेरा कैसे साथ दिया था, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, ओके। तो यहाँ पे क्या सीखा है, पॉइंट नंबर 2 क्या है कि भाई ऑप्शन जो ए है एमसीक्यूज में पूरा लिखना है, अगर ऑप्शन छोटा है तो। दूसरा, कुछ ना कुछ हमें हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, नेक्स्ट ट्रिक क्या है। नेक्स्ट ट्रिक हमारी कहती है कि देखो, राइट क्वेश्चन नंबर इन सेंटर नॉट इन द कॉर्नर। पूछो क्यों, आप सभी के लिए डेमो लेकर के आए हो। देखो, मान लो एक बच्चे की आंसर शीट है, ये पेज है, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहां पर जो है आपके सामने आप देख पा रहे हो, यहां पर उसने आंसर नंबर 50 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 50 होगा, यहां इसने लिख दिया। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, ये शीट भर गई, इसको हमने क्या किया, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं मैं एक बार। ये शीट भर गई, फिर उसने क्या किया, इस शीट को मैं ऐसे छेद किया, ये पहले छेद हो रखा होता है, यहाँ पे धागा बांधा, और धागा बांधने के बाद देखो यहाँ धागा बंधा हुआ देख सकते हो। धागा बंधने के बाद में जब हम शीट को खोल रहे हैं तो आपको कहीं पर भी क्वेश्चन नंबर 50 दिख रहा है, कहीं पर भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। इसलिए कभी भी क्वेश्चन नंबर ना कॉर्नर में नहीं, उसे हमेशा सेंटर में लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसे सेंटर में लिखना चाहिए। देख रहे हो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 50। अब ये क्या है, कॉर्नर में अगर इसने लिख भी दिया है, नहीं भी लिखा है, तो भी जब टीचर पन्ना पलटेगा तो उसे यहाँ पर दिख रहा है कि देखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हाइड नहीं हो पाएगा। तो हमेशा आंसर को, और कैसे लिखना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 50, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। ऐसे में अगर मान लो आप धागा वागा लगाते हो तो कल को ये हाइड नहीं होगा। आपका इसको बच्चा बोलेगा ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे भाई, जो टीचर चेक कर रहा है वो 50-60 साल का है, सीबीएसई वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके नंबर कम आ गए, ज्यादा आ गए, भाड़ में जाओ। हाँ, ये जरूर होता है कि आपके 25, जैसे 26-27 चाहिए पास होने के लिए 80 में से, 24 बनने को 2-3 नंबर दे देगा। लेकिन क्यों करना है सर, रिस्क क्यों लेना। तो क्या पता आपका 75 पे अटके हुए हो और इसकी वजह से आपके 4-5 नंबर कमा रहे हैं, और ये नंबर मिल जाए तो आप 80 में से 80 आ जाए, और 20 में से 20 आपके उसमें आ रखे प्रैक्टिकल में, 100 में से 100 हो गए ना, बहुत बड़ी बात होती है, लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। किसी को कह दोगे ना कि अकाउंट्स में 100 में से 100 है, सुनने वाला सामने वाला बेहोश हो जाएगा, आपका रिजल्ट चेक करने जाएगा नेट पे, बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि मजाक नहीं होता। और जो ये करते हैं उनके लिए यही सारी ट्रिक्स फॉलो करते हैं जो बता रहा हूँ, ये करके सुनो, ठीक है। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर सेंटर में आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारी 4th नंबर की ट्रिक क्या है कि राइट क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर ऑलवेज, ठीक है। कैसे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला क्या है, इफ यू डोंट वांट टू फॉलो देन एटलीस्ट राइट क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली। यार क्वेश्चन नंबर तो ढंग से लिख दो यार, मैं बहुत परेशान हूं, जेन्युइनली बता रहा हूं। आप बोलोगे कितना परेशान हो, क्या बकवास करे जा रहे हो, रुक जाओ मैं आपको दिखाई देता हूं अपनी साइड से। आप बोलोगे ये देखो, ये देख रहे हो, इतने पेपर चेक करता हूँ, बीबीए के हैं, ठीक है, ये भी चेक करने मेरे को, एंड सेमेस्टर के। बच्चे इतने बड़े बेवकूफ हैं, इतने बड़े बेवकूफ हैं, मैं क्या बताऊं, सबकी बात बता रहा हूं मैं, किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा। आपके सामने देखो डेमो है, यहाँ पे बच्चे ने कर क्या रखा है, बच्चे ने क्या किया यार, ये बार बार मार्कर चेंज करने पर बड़ी दिक्कत होती है। देखो, ये देखो, यहाँ ध्यान से देखो ना, इसने क्वेश्चन 8 लिखा ना कुछ लिखा, डायरेक्ट 8 लिख दिया। क्या लिख दिया, 8, फिर आंसर 8 लिख दिया। अरे भाई, कम से कम ढंग से यहाँ सेंटर लिख देता, आंसर टू
क्वेश्चन नंबर 8 नहीं लिखना, एटलीस्ट Q8 लिख दे भाई, कुछ तो लिख दे, Q8 लिख दे, लेकिन नहीं लिखते बच्चे। और यही देखो मैंने अपनी खुद की राइटिंग में आपको डेमो देने के लिए लिखा हुआ है, उसी पेज का स्क्रीनशॉट लगाया है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12। देखो कितना बढ़िया हाईलाइट हो रहा है। तो दोनों फर्क है ना, कम से कम ध्यान दे लो यार, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। आप लोगों को नहीं सर मेरे साथ नहीं होता, 13 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत देखिए, हर साल बहुत सारे बच्चे देखता हूँ, आंसर ठीक है, क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, या क्वेश्चन नंबर सही से लिखा हुआ, पता नहीं क्या ही लिख दिया। एक मेरा खुद के अकेडमी में एक बच्चा है, वो 2 ऐसे लिखता है, ऐसे करके 2 लिखेगा। देखो वीडियो देखेगा तो हंसेगा, कल को आकर मेरे को बोलेगा कि सर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे करके 2 लिखता है। ये देखो ये र हो गया, अरे भाई 2 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ऐसे 2 लिखता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर में बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर सही तरीके से लिखा हुआ है एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, टीचर पास तो कर देगा लेकिन टॉपर नहीं बन पाओगे। टॉपर बनना है, ये ट्रिक फॉलो कर लो, 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, गारंटी दे रहा हूं। जो 70 वाले उनका 80 पहुंचेगा, जो 90 वाले उनका 100 पहुंचेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, When something is asked, then always write in points। भाई हमेशा कुछ भी पॉइंट्स में जो पूछा जाए ना, उनको पॉइंट पे लिखना है। देखो ध्यान से देखो, मैं आपके सामने डेमो देता हूं। क्या आप बिलीव करेंगे, क्या आप बिलीव करेंगे कि इन दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड है, सेम टू सेम नंबर ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल हो रखा है, ठीक है। यहां पर मैंने, दोनों ही सेम है, दोनों ही मेरी राइटिंग, मैंने आपको लिखने के लिए, डेमो देने के लिए समझाया है। यहां पर देखो पहले मीनिंग लिखा, कंपोनेंट्स लिखा, देखो पॉइंट्स में लिखा है, देखो उसके से गैप आ गया। गैप आने की वजह से क्या हो गया, यही आंसर जो देखो 1/3 पेज में कंप्लीट हो रहा है, ये उसने पूरा पेज भर दिया। और स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, जूम करके लाइनें पढ़ लो, एग्जैक्टली सारे वर्ड्स बिल्कुल सेम है। तो पॉइंट्स में लिखने से क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा आता है। देखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12, प्रेजेंटेशन अच्छा आया, पेज भर गया, टीचर को क्या लगेगा, समझदार बच्चा है। इसमें अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहां मैं गारंटी देता हूं 3 मिलेंगे, और यहां मैं गारंटी देता हूं 5 मिलेंगे, मेरी गारंटी है, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। क्यों मिलेंगे, क्योंकि देखो इसने इसकी लेंथ देखो, इसकी लेंथ देखो, और स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो बैक कर लो, बैक करके पॉज करके रीड कर लो, सारे वर्ड्स टोटल सेम है, ठीक है। तो पॉइंट्स में लिखने से क्या फायदा मिलता है कि हमारी लेंथ बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, लेंथ। अगले पॉइंट पे, फोकस ऑन वेटेज ऑफ द क्वेश्चन देन आंसर अकॉर्डिंगली। जैसे फॉर एग्जांपल हु इज राम क्वेश्चन आया, भगवान राम कौन थे, 1 नंबर का है तो बोलोगे सीता जी के पति थे। 2 नंबर का है 4 भाई थे, उनके 4 भाई थे, उनके फिर वो लंका गए थे, रावण को हरा करके आए थे। जितना जितना वेटेज बढ़ता जाएगा, अगर 2 नंबर का है तो और लाइन है, 3 नंबर का और लाइन है, 4 नंबर का और लाइन है, 5 नंबर का तो एक मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिनिमम 1 से सवा पेज भरने की कोशिश करो मिनिमम। आप बोलोगे नहीं सर जमाना बदल गया है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड चल रहा है, ऑब्जेक्टिव वाली दुनिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर होते हैं, लिमिटेड छोटे वर्ड्स में आंसर होना चाहिए। मेरे एक स्टूडेंट है, वो कह रही मेरे को, नहीं सर हमारे स्कूल टीचर कहते हैं कि नहीं लिमिटेड लिखो, कम लिखो, अच्छा लिखो, ये लिखो। भाई वो जमाना है, बात सही है आपकी, लेकिन पेपर चेक करने वाले, सीबीएसई वाले, सारे बोर्ड वाले, सारे अलग अलग राज्यों के जो टीचर बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग, भाई वो उम्र दराज लोग हैं, मेरे से भी ज्यादा उम्र दराज है। आई एम 34, वो 54 के हैं, 60 ईयर्स के हैं। वो उस जमाने से आए हैं जहां पर भर भर के लिखने में मार्क्स मिलते थे। 5 मार्क्स में 2 लाइन लिख दोगे नहीं मिलेंगे नंबर, मैं गारंटी दे रहा हूं। बेशक से वीडियो किसी टीचर को दिखा लेना जो बोर्ड के एग्जाम चेक करता होगा, उससे पूछ लेना अगर गलत कह रहा हो तो। वो पुराने जमाने के ही है भाई, वो नंबर उन्हीं को देंगे जिन्होंने भर भर के लिखा होगा। मैटर करता है, फर्क पड़ता है। जैसे बाबा लोग नहीं कहते कि अरे भाई ये दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीजें, यानी वस्तुवाचक चीजों के पीछे मत जाओ, ये घर घर गाड़ी बंगला मैटर नहीं करता, पैसा मैटर नहीं करता। अरे बेवकूफ, जो ये बातें कह रहे हैं वो खुद लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं, वो खुद हेलीकॉप्टर बैठ बैठ के दुबई घूम करके आ रहे हैं तुम्हारे पैसे से। पैसा मैटर करता है, वैसे ही आंसर में लेंथ मैटर करती है। वर्ड्स बिल्कुल सेम है, लेकिन देखो लेंथ, और लेकिन देखो लेंथ। तो पॉइंट्स में लिखो, लेंथ बढ़ेगी, ज्यादा हाईलाइट करो, चीजों को हाईलाइट करो, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगले पे चलते हैं। और ध्यान रखना, जितना ज्यादा लेंथी आंसर होगा उतने नंबर अच्छे मिलने के चांस है। ऐसे थोड़ी कह देगा टीचर कि यार इसका आंसर तो 3 लाइन का था, इसने 4 लाइन का लिख दिया, ले काट देता हूं। ऐसा थोड़ी होगा यार। अगर वो टीचर जेन्युइन है अपनी जगह पे, तो बोलेगा ठीक है यार 3 मार्क्स का था, आधे पेज में हो जाना चाहिए, इसने 3 पेज में किया, इसको नंबर देता हूँ, इसने 3 लाइनों में किया, आधे पेज में किया, इसको नंबर देता हूँ, इसने 1 पेज में किया, इसको भी नंबर दूंगा। एक सर्टेनिटी हो जाएगी कि आपको तो 3 मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, लेंथ कैसे इंक्रीज करनी है भाई, एग्जाम्पल यूज करो, हर एक चीज का एग्जाम्पल यूज करो। हर बात को बढ़ाने के लिए क्या करो, एग्जाम्पल का इस्तेमाल करो, लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये इसको मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें बताऊंगा, पूरी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस,
हो सके तो इंग्लिश भी, हो सके तो मेरी वाइफ मैथ साइंस पढ़ाती है वो भी, सारी वीडियोस इस चैनल में मिल जाएगी आपको। बस आपके सपोर्ट की कमी है, आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच टाइम बढ़ाइए और उसे शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे की कहानी में चलते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं शुक्ला जी की। हमारे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे शुक्ला जी। भाई जिंदगी से बहुत परेशान आदमी, हमेशा वाइफ की बुराइयां, क्योंकि वाइफ परेशान भी करती थी, ये साड़ी दिलाओ वो साड़ी दिलाओ, प्राइवेट स्कूल में पैसा उतना बनता नहीं था। तो वो ऐसे आंसर, उन्होंने मान लो कि वो लेटर चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो जैसे आपने एक लेटर लिखा, आपको पता होगा सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, देन मेन बॉडी यहाँ पर आती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने इस वाले पेज पे, राइट वाले पेज से आंसर शुरू किया और आपने क्या किया, यहाँ पर सेंडर, रिसीवर एड्रेस, सर मैडम लिखा और मेन बॉडी यहाँ पे लिखी। अब सर पेपर चेक करें, उन्होंने पन्ना इधर चेक कर दिया, इधर पन्ना पलटा, यहाँ पे आई थे कि अपना दुखड़ा बताने लगे एग्जामिनेशन हॉल में या चाहे वहाँ पे स्टाफ रूम में। अब बताते बताते उनको 1 घंटा बीत गया। अचानक से उनको याद आया, मैं तो आंसर चेक कर रहा था, उन्होंने लिखा ये तो पता नहीं क्या है, इनकम्प्लीट है, छोड़ो, अगला आंसर चेक करना शुरू कर दिया। आपका लेटर का मार्क्स गया कि नहीं गया? तो करना क्या है, जो भी लेंथी क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चंस है, लेंथी क्वेश्चंस, उनको हमेशा लेफ्ट वाले पेज से शुरू करो। अगर आपने लेटर इस वाले पेज से शुरू किया होता, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, मैडम, मेन बॉडी, योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली, यहाँ पर लेटर खत्म हो जाता, टक 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 आपको मार्क्स पूरे मिल जाते। फिर आप बोलोगे सर शुक्ला जी क्या यहाँ पर अपना दुखड़ा नहीं गाते क्या? अरे हाँ गाते ना, अगर मान लो अगर उन्होंने देखो पहले ये चेक कर दिया, अगर पन्ना पलटते तो अगला क्वेश्चन होता, तो वो तो यहीं से शुरू होता, यहीं पे खत्म होता और अगले पेज पे और शो हो रहा होता। आपका ये मेन जो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का, 6 या 5 मार्क्स का आ रहा है, वो तो पूरा उनके सामने में रहता ना, तो मार्क्स तो नहीं कटते ना आपके, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, बोर्ड की चेकिंग है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। बेटा सुना है ना, ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है। क्या पता आप ही ऊंट पे बैठे हो और आपको कुत्ता काट ले, आपकी किस्मत खराब हो। आप तो वैसे दिन रात कहते हो मेरी किस्मत खराब, मेरी किस्मत खराब है। वैसे सुनो, जो अगर अकाउंट्स वाले बच्चे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं किसका, फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट में आपको पता होगा बड़े साइज का क्वेश्चन होता है। पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर आपकी बैलेंस शीट बनती है। अकाउंट्स वाले बच्चे समझ पाएंगे। तो हमेशा जो फाइनल अकाउंट का बड़ा क्वेश्चन है, कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन है, उसको हमेशा लेफ्ट वाले पेज से शुरू करना है और राइट वाले पेज को खत्म करना है। इस बात का ध्यान रखना है, ताकि बाई चांस अगर कोई किसी भी मूड में, किसी भी उसमें, तो उसके सामने ये आंसर होगा, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा नेट प्रॉफिट, अच्छा बैलेंस शीट टोटल हो गया, हाँ ये ले 6 नंबर। तो पन्ना पलटेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे होगा, आधा इधर आधा उधर नहीं होगा, उसको कंफ्यूजन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, उसके लिए चेक करना आसान होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। अगली चीज क्या कहती है हमारी, देखो 1 सेकेंड, अभी थोड़ा प्रोफिशिएंट नहीं हूं मैं, ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करना। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन सीक्वेंस एंड ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। मतलब क्या है, अभी तक आपने ये सुना था कि बच्चों जो क्वेश्चन आता हो ना, सबसे पहले वो क्वेश्चन करना। बहुत बड़ा बेवकूफी वाला आंसर है ये, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है एज अ टीचर, नॉट एज अ स्टूडेंट। मान लो कि ना मेरे टीचर ने बोल दिया कि जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है, अच्छा लगे वो पहले करना। मान लो ये मेरे सामने पेपर है, ये मेरा पेपर है, मैंने पहला ही क्वेश्चन नंबर कर दिया 28, ठीक है। तो मैंने क्या, आंसर टू क्वेश्चन 28, मैंने पहला क्वेश्चन कौन सा कर दिया, 28। अब चेकर बैठा हुआ है, उसके पास ये आंसर की है और ये इसकी ये मेरा आंसर शीट है। तो बोलेगा अच्छा बच्चे ने पहला क्वेश्चन तो 28 कर दिया, वो पन्ना पलटेगा, अरे कहाँ है 28, अरे कहाँ है 28, अच्छा हाँ ये रहा, मैच करेगा, हाँ ठीक है ठीक है। फिर मैंने पन्ना पलटा, मैंने अगला क्वेश्चन कर रखा है क्वेश्चन नंबर 3, मान लो, बोलेगा अरे यार क्वेश्चन नंबर 3 कर रखा है। फिर मैं जाऊंगा शुरुआत में, तो टीचर जो चेक करोगा 3 कहाँ है, 3 कहाँ, हाँ ये रहा, हाँ भाई ठीक है। फिर पन्ना पलटेगा, फिर मैंने अगला क्वेश्चन कर रखा है, मैंने स्टूडेंट ने अगला क्वेश्चन कर रखा है क्वेश्चन नंबर 14। फिर वो बोलेगा 14 कहाँ है, 14 कहाँ है, 14 कहाँ है, अच्छा हाँ ठीक है। फिर वो मेरा पन्ना पलटेगा, बोलेगा कौन सा क्वेश्चन कर रखा है, तो मैंने कर रखा है क्वेश्चन नंबर 33। फिर वो बोलेगा 33 कहाँ है, 33 कहाँ है, 33 कहाँ है, अच्छा ये रहा। नोटिस किया कुछ आपने, क्या नोटिस किया? नहीं किया, बता देता हूँ। उसके पास आंसर की है, आपके पास, सॉरी हाँ, उसके पास आंसर की है और आपकी आंसर शीट रखी हुई है। आपने पहला किया 28, अगला किया 3, फिर किया 14, फिर किया 33। वो बार बार आंसर शीट के आंसर की के पन्ने पलट रहा है और इरिटेट हो रहा है। अब बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं था। भाई मेरे साथ हुआ है, 6 साल स्कूल में पढ़ाया है मैंने, इरिटेशन होती है। बोलोगे सर कैसे, टीचर को तो सारे आंसर याद होते हैं। बेटा अगर मान लें मेरे को ये 100 शीट चेक करनी है, वैसे 115 शीटें मैंने दिखाई दिया अभी आपको, मैं इसकी पहले आंसर की बनाऊंगा। शुरू के 10 पेपर ना मैं आंसर की देख के चेक करूंगा, उसके 11वें पेपर में मेरे को लगभग सारे आंसर याद हो जाएंगे, फिर मैं अपने हिसाब से चेक कर लूंगा।
लेकिन शुरू के 10 पेपर में तो मेरे को दिक्कत होगी ना। और मान लो तुम्हारा रोल नंबर 1 है, बोर्ड में तो वैसे देखो डिसाइड नहीं होता कौन सीट किसके पास जाएगी, तो कोई रोल नंबर से डिसाइड नहीं होगा आपके। और मान लो उस टीचर के पास पहली सीट आपकी आई है और आपने उसको इरिटेट कर दिया, क्या करेगा वो? इरिटेट होगा, कहीं ना कहीं 2-4 मार्क्स का फर्क आ जाएगा चेक करने में। क्योंकि जितना आप टीचर को रिलैक्स होके जितने अच्छे से चीजें प्रेजेंट करोगे, उतना वो कंफर्टेबल होकर काम करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप वेटर हो और वो होटल में खाना खाने के लिए आया है। वेटर जितनी अच्छे तरीके से सर्विंग करता है, चीजों को सर्व करता है, ऑर्डर लेता है, स्मूथली काम करता है, टाइम से चीजों को पहुंचाता है, उतना ही जो कस्टमर है वो खुश होता है और बिल के साथ साथ टिप भी देकर के जाता है। तो वो टिप, वो बोनस पॉइंट, वो बोनस मार्क्स कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे। बेटा ध्यान रखना, हमेशा पूरा पेपर सीक्वेंस में करना, जितना हो सके उतना सीक्वेंस में करना। ये पॉसिबल कैसे है? बोलोगे सर ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, मेरे को 1 से के 20 एमसीक्यू मैंने कर दिए एक पेज पे, जैसे तैसे हो गए, लेकिन मेरे को जो है क्वेश्चन नंबर 25 नहीं आता। बेटा 1 से लेके 20 तक सीक्वेंस में हो गए, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 किसी भी हाल में नहीं आ रहा, छोड़ दो। उसके बाद 26 करो, 24 के बाद 26 करो, 27 करो, 28 करो, अच्छा 29 से नहीं आ रहा, फिर 30 कर दो। और फिर पेपर के एंड में 25 और 29 जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको एंड में कर दो। कुछ तो सीक्वेंस में करो, उसको परेशान होने वाला काम तो मत करो। एग्जामिनर को, चेकर को परेशान नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। आपका पेपर देखते हो ना, उसका दिल गार्डन गार्डन सा हो जाए। अगर आपके रिलेशन में कोई भी टीचर है, कोई भी प्राइवेट स्कूल का, सरकारी स्कूल का, कॉलेज का, उसको दिखाना ये वीडियो, पूछना उसको कि एक अच्छा पेपर आता है ना, साफ सुथरा पेपर जो आता है बिना कटिंग के, टीचर को देख करके ऑटोमेटिकली एक अच्छा सा फील आता है, यार बढ़िया पेपर है, बच्चा बहुत बढ़िया होगा, बच्चे ने सब किया है, बहुत बढ़िया होगा, सब लिए अच्छे नंबर लिए जा। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि भाई आपने फॉर एग्जाम्पल मैं 10 शीटें चेक कर रहा हूँ, उसमें अच्छे अच्छे पेपर आए जा रहे हैं, बीच में एक शीट थोड़ी लो ग्रेड की भी आएगी ना, थोड़ा कम मार्क्स वाली भी आएगी ना, मैं उसको नंबर दे दूंगा। मैं बोलूंगा यार, या कुछ इस तरीके से मैं बोलूंगा यार सारे क्वेश्चन तो उसने सही तरीके से किए हैं, देखो कितना प्रेजेंट किया है, आंसर बीच में लिखा है, आंसर टू क्वेश्चन बीच में लिखा है, अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, ये किया, वो किया, कटिंग नहीं है, बच्चा अच्छा होगा। इसको सारे क्वेश्चन तो ठीक ही किए हैं इसने, एक आध क्वेश्चन गलत किया कोई बात नहीं, ये भी इसका ठीक ही होगा, टाइम कम पड़ गया होगा, वो उसमें नंबर दे देगा आपको। बन जाएंगे वो 75 80 बन जाएंगे, वो 95 100 बन जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहुत सारे मेरे खुद के बच्चे पढ़ाए बच्चों के 96 97 तक मार्क्स आए हैं, काम करती है टेक्निक है, मानो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? आंसर 2 और मोर वेटेज क्वेश्चन फ्रॉम द न्यू पेज, लीव एमसीक्यूज। मतलब एमसीक्यूज को तो एक ही पेज पे आपको 10 एमसीक्यू कर देने हैं, अगले पेज पे 10 एमसीक्यू कर देने हैं, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसकी वेटेज 2 या 2 से ऊपर वाले मार्क्स की है, उसको हमेशा नए फ्रेश पेज से ही करना है। ये गाइडलाइन है, आपको कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं बनना है कि नहीं सर मैं एक ही पेज में घुसेड़ दूंगा 10 क्वेश्चन, सर मैं तो पेपर बचा रहा हूँ। अरे बेटा पेपर बचाने, रिसोर्सेज बचाने तो सबसे पहले पढ़ाई छोड़ दे। पता नहीं अगर पढ़ने बैठेगा, ग्रेजुएशन करेगा, कुछ और करेगा, मास्टर्स करेगा, पता नहीं कितने पेपर पे लिखेगा, कितना पेन खराब करेगा। तो सस्टेनेबिलिटी इज अ गुड थिंग, लेकिन उसके चक्कर में पढ़ाई नहीं छोड़नी बेटा। अगर रिसोर्स बचाने ही तो ऐसे सबसे पहले तो इंसानों को मार दो। वो थैनोस वाली मूवी देखी, चुटकी बजाई इंसान खत्म। तो अगर ऐसा ही होता ना, सस्टेनेबिलिटी बहुत मैटर करती होती, तो इंसानों को मार दिया जाता। समझ गए? तो अभी एग्जाम के टाइम पे सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं करनी है। इस टाइम पे ये मैटर करता है कि नंबर कितने आए हैं, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार ये नहीं पूछेगा कि नंबर कैसे आए हैं। वो बेटा पता क्या पूछेंगे, खासकर रिश्तेदार, खासकर बुआ वाली, पता क्या बोलेगी? बेटा कितने % आए हैं, कैसे आए हैं, कोई नहीं पूछेगा। समझ गए? तो उस पर ध्यान दो। तो हर 2 नंबर का, 2 मार्क्स का या उससे ऊपर का क्वेश्चन नए पेज से करो। नेक्स्ट, यूज बॉल पेन ओनली। बोर्ड के पेपर की, गवर्नमेंट एग्जाम की गाइडलाइन है, बॉल पेन यूज होता है। जेल पेन आज क्या छोड़ दो, क्यों छोड़ दो? लिख रहे हो, हाथ पसीना आ गया, चेकर के हाथ पसीना आ गया, वो स्पिल ऑफ हो जाता है, फैल जाता है। इससे बचाने के लिए बॉल पेन यूज करो। हैबिट नहीं तो हैबिट डालो। ट्राई टू राइट एनीथिंग अबाउट द आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ, सुनो। मान लो कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि लेंचो नाम का बंदा था, जो कि चैप्टर है लेटर ऑफ गॉड से, उसका कैरेक्टर स्केच लिखिए। कैरेक्टर स्केच कैसा होता है, तो किस तरीके का इंसान था, क्या सोचता था, कैसा था, क्या काम करता था, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको पता ही नहीं है, आपका डब्बा गोल है, कैरेक्टर स्केच क्या होता है पता नहीं। अरे लेंचो वाली मूवी कह रहा हूँ, लेंचो वाला चैप्टर तो याद है, लेटर टू गॉड। अबे उस चैप्टर की पूरी समरी लिख दो यार, कुछ लिख दो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी वर्ड ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड के बारे में तो जानता हूं मैं, उस वर्ड की पूरी कहानी लिख दो, कुछ ना कुछ लिख करके आओ। ठीक है, और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके, हाईलाइट करके, बार बार लेंचो को हाईलाइट करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, टीचर बोलेगा यार कितना बढ़िया बच्चा है, कुछ तो लिखा है पेपर से। माना बच्चा थोड़ा नलायक है, आंसर नहीं आता, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा है, थोड़े नंबर दे देता हूं, काम करती है टेक्निक। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लिख करके एटलीस्ट उसके बारे में आओ, मार्क्स मिल जाएंगे। यूज पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। किसी भी नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल होता है, चाहे इंसान का चाहे जगह का। दूसरा,
मैंने क्या देखा है बच्चों का पर्सनली, बच्चे ने पूरा पैराग्राफ लिख दिया और पैराग्राफ पूरा पेज लिखने के बाद में एंड में फुल स्टॉप लगा रहा है। बेटा फुल स्टॉप का मतलब होता है पॉज लेना। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान एक पूरा पैराग्राफ बोले देन वो पॉज ले? नहीं ना। तो एटलीस्ट कोशिश करो पंक्चुएशन का यूज करने की, फुल स्टॉप की, कॉमा का यूज करने की कोशिश करो। इससे क्या होता है बेसिकली कि ना, एक तो सेंटेंसेस ब्रेक हो जाते हैं तो आप उसके पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। दूसरा आपकी ग्रामर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो फुल स्टॉप का यूज करो। कैसे यूज करना है? कम से कम एक लाइन में एक बार यूज करो, नहीं तो कम से कम 2 लाइन में एक बार फुल स्टॉप तो यूज करो ही करो। और जहां फुल स्टॉप लगाओ उसकी अगली लाइन एक लाइन छोड़ के नीचे नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख दो, ठीक है। टेक्निक काम करती है। यूज मोर थ्योरी वर्ड्स इन प्रैक्टिकल पेपर एंड मोर नंबर्स इन थ्योरेटिकल पेपर। एग्जाम्पल सुनो साइंस का या मैथ्स का। मैथ्स में हम लोग अक्सर बोलते हैं लेट एक्स इज द आंसर, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इनटू अनदर इक्वेशन, हेंस प्रूव्ड द आंसर इज करेक्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस पेंटिंग दिस रूम इज दिस मच। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये लाइन लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। बेटा कोशिश करो, देखो एक परसेप्शन होता है, एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि अगर मैं मैथ्स का टीचर हूं और किसी बच्चे ने मैथ्स सही से करी भी और उसने सारी लाइनें भी सही से लिखी है, हेंस प्रूव्ड, इट इज द टोटल कॉस्ट, लेट्स पुट द वैल्यू, तो अच्छा इफेक्ट जाता है, मैं उसको अच्छे नंबर दूंगा। वहीं दूसरी ओर एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉम्बिनेशन है, जैसे साइंस हो गया, प्रैक्टिकल भी है थ्योरी भी है, क्योंकि साइंस में फिजिक्स भी है और बायोलॉजी भी है। वहां पर जितना डायग्राम्स का, नंबर्स का इस्तेमाल करोगे उतना टीचर पे अच्छा इंपैक्ट जाएगा। टीचर बोलेगा देखो यार इसने थ्योरी पेपर में देखो कितने अच्छे तरीके से नंबर्स को प्रेजेंट किया है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, होता है, मैटर करता है। जैसे इकोनॉमिक्स है, प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है, तो वहाँ नंबर्स को भी अच्छे तरीके से यूज करो, थ्योरी को भी अच्छे तरीके से यूज करो। तो जो भी पेपर होता है, अगर थ्योरेटिकल पेपर है तो नंबर का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करो, अगर प्रैक्टिकल पेपर है तो थोड़ा थ्योरी का ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करो। टेक्निक काम करती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल थिंग, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो ये रही हमारी नेक्स्ट ट्रिक। 1 सेकंड में थोड़ा मार्कर को चेंज करना पड़ रहा है, ब्लैक और व्हाइट को, इससे थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक। बात करते हैं राइट ऑल जीरोज सेपरेटली। जैसे अकाउंट्स में होता है ना, अकाउंट्स में बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, मैंने देखा हुआ है, वो जीरो ऐसे लिखेंगे। ऐसा मत करो भाई, बहुत से तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है भाई, ये सब गलत है। सारे जीरो सेपरेटली लिखो और दूसरा कॉमा का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करो? कॉमा का इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेवर राइट सब पॉइंट्स इन नंबर्स। अब एग्जांपल देखो, बच्चे क्या करते हैं, जैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसका पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब ध्यान से देखना, टीचर को क्या लगेगा, क्वेश्चन मतलब पेज में थोड़ा बिखर के थोड़ा दूरी में लिखा हुआ है, ये लो मैं ऐसे लिखता हूँ, ये लो, तो टीचर को क्या लगेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो ये रहा, 2 का आंसर ये रहा, बल्कि ये तो इसका सब पॉइंट बोलेगा, या 2 का आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो गलत है। तो क्या करना आखिरकार, सॉल्यूशन क्या है? देखो सॉल्यूशन ये है कि सब पॉइंट जब आपको लिखने हैं तो हैशटैग का इस्तेमाल करो, एरो का इस्तेमाल करो, सिंगल एरो का इस्तेमाल करो, अल्फाबेट का इस्तेमाल करो, रोमन नंबर का इस्तेमाल करो। मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट रहता है अल्फाबेट का इस्तेमाल करने के लिए, सब पॉइंट्स लिखने के लिए। एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक बच्चे की शीट है आपके सामने में, आंसर है। देखो बच्चे ने क्या क्या गलती कर रखी है, समस्या क्या है यहाँ पर। देखो इसने आंसर 8 लिखा है, पहली बात तो चलो कोई बात नहीं, उसका पार्ट 1 यहाँ एक्सप्लेन कर दिया और उसने पार्ट 2 यहाँ एक्सप्लेन किया। अब मुझे क्या लगेगा कि ये क्वेश्चन नंबर 8 तो ये रहा, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी। अभी मत कहना अरे सर क्या अंधे हो क्या, दिखता नहीं है क्या, ये है क्या, वो है क्या। भाई ऐसी बात नहीं है। जब नंबर ऑफ शीट्स चेक बहुत सारी करनी हो, प्रेशर बहुत ज्यादा हो, टाइम कम मिलता है, आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक शीट एक एक मिनट के अंदर चेक होती है, ऐसे 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 चेक होती है। तो उस जल्दी में कहीं आपकी एक छोटी मोटी मिस्टेक, कोई ब्लंडर मिस्टेक ना बन जाए, तो ये वाला काम मत करो। यहाँ पे इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8, चाहे Q8 पार्ट ए ये रहा, पार्ट बी ये रहा, ए और बी का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो सब पॉइंट्स के लिए हमेशा अल्फाबेट का इस्तेमाल करो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं। ओके, लीव मार्जिन ऑन द, 1 सेकेंड बच्चों, हाँ मैं पहले व्हाइट कलर का मार्कर ले लूं, ठीक है। लीव मार्जिन ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट। ऑब्वियसली देखो लेफ्ट पेज पे तो हमेशा मार्जिन होता ही होता है, ये देखो ये तो होता ही होता है, लेकिन आप कोशिश करो राइट साइड पे ना इनविजिबल मार्जिन रखो। मतलब आप पहले से प्लान कर लो कि भाई मैं इतना गैप लेके चलूंगा और लाइन को यहां से शुरू करूंगा। लाइन को मैं एक दूसरा कलर लेता हूं जो सब जगह चल जाएगा, 1 सेकेंड, ये रहा। मैं लाइन को यहां से शुरू करूंगा, मैं यहां पे खत्म करूंगा, यहां शुरू करूंगा, मैं यहां पे खत्म करूंगा। तो राइट लेफ्ट दोनों साइड मार्जिन, लेफ्ट साइड तो होता ही है, राइट साइड में एक मार्जिन सा लेके चलो और सारी लाइनें वहां तक पहुंचाओ। दूसरा आंसर, ये गलती हो गई, राइट आंसर लाइंस इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट क्यों, और सारे आंसर एक स्ट्रेट लाइन में लिखने हैं।
नॉट लाइक अमीबा और अर्थवॉर्म, केचुए की तरह नहीं दिखना। देखो ये रियल लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये मेरी स्टूडेंट है, नाम नहीं बताऊंगा उसका, उसकी वो पढ़ने बहुत इंटेलिजेंट है, मैं टेस्ट हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट बहुत डिफिकल्ट टेस्ट बनाता हूँ, फिर भी देखो उसके 19 मार्क्स आ रखे हैं 24 में से, लेकिन इसको मैं नंबर किस बात पे काटता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ मार्किंग कर रखी है, ये देखो ध्यान से, ब्लैक से करता हूँ ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये देखो इसकी लाइनें ऐसे शुरू होती है, देखो अमीबा की तरह। आप बोलोगे सर ये क्या, इससे फर्क पड़ता है क्या? भाई फर्क पड़ता है बेटा, पहले तो लड़कियां मेकअप करवाती थी, आजकल तो लड़के पहुंच जाते हैं पता नहीं क्या क्या करवाने के लिए, मुंह पे अलग अलग तरीके की चीजें। जाते हो ना, एक बहुत बारीक चीज का ध्यान रखते हो ना, सर पे एक सफेद बाल भी है तो उसको कटवाते हो ना, पता नहीं कैसे कैसे डिजाइन बनवाते हो ना, बिल्कुल उतनी मेहनत पेपर पे कर लो यार, बहुत भला भला हो जाएगा, अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, जीवन सुधर जाएगा। देख रहे हो इसकी गलतियां, ऐसे पेपर नहीं करना भाई, एक सीधी लाइन पेपर करो ना, साई लाइन में शुरू करो, ये क्या पागलपंती है, एक लाइन आगे एक लाइन पीछे, एक लाइन आगे एक लाइन पीछे, ऐसी गलती मत करो। प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट, बहुत मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वाई आर वी डूइंग इट, भाई वजह क्या है सुनो, मैं आपको अपनी खुद की स्टोरी बताता हूँ, अगर सुनने का मन हो तो देख लेना, वरना स्किप कर देना इस पार्ट को। मेरा बीकॉम फाइनल की बात है, 2012 की बात है, मेरा बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा था और मेरा पेपर था कंप्यूटर एप्लीकेशन का बीकॉम फाइनल ईयर में। मेरे को उसमें कुछ भी नहीं आता था क्योंकि कंप्यूटर से मेरा बहुत 36 का आंकड़ा रहा है शुरू से, लेकिन अब ठीक हो गया, अब तो काफ़ी चीज़ें आती है मेरे को, अब तो काफ़ी कुछ आता है, भाई प्रोफेसर बन गया अब तो तो उसमें हुआ क्या था, मेरे को ना कुछ भी नहीं आता था पेपर में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में पेपर देने पहुंच गया, मैं कहा फेल तो होना ही है, बैक तो आनी ही है, ई आर एसेंशियल रिपीट तो आना ही है, देखी जाएगी। पेपर देने गया, पेपर हाथ में आया, तो मेरे को 75 में से 75 मार्क्स का पेपर आता था वो, उसमें से सिर्फ 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता था कि 1024 KB इज इक्वल्स टू डैश, यानी कि 1 MB होता है, बाकी मेरे को 74 मार्क्स का कुछ भी नहीं आता था। लेकिन मैंने किसी तरीके से चीटिंग वीटिंग थोड़ा सा वैसा वाला खुसर पुसर के तरीके से बढ़ा चढ़ा के बातों को लिख लिख करके, लेकिन ये सारी टेक्निक मैंने फॉलो करी थी, क्योंकि ये टेक्निक मेरे को 2010 में पता लग गई थी जब मैं सीए कर रहा था उस टाइम पे। मैंने सारी की सारी टेक्निक फॉलो करी और सारी टेक्निक फॉलो करके बढ़िया सा प्रेजेंट कर करके पेपर को 63 मार्क्स का अटेम्प्ट किया मैंने। मेरा रिजल्ट आया तो मेरा दोस्त जो पेपर देने बाद में बाहर आया तो मेरे को ज्ञान दे रहा, अरे यार इसका आंसर ऐसे लिखना था, अबे इसका आंसर ये था, अबे इसका आंसर ये था। मैंने कहा चुप हो जा भाई, तो फेल हो रहा हूँ मैं, ऊपर से तू ज्ञान दे रहा है, ठीक है। तो जब रिजल्ट आया मैं पास था, हालांकि कुछ अनोखे नंबर नहीं थे, मात्र 27 नंबर आए थे मेरे, 27 आउट ऑफ 75 पास हो गया था पासिंग मार्क्स में, और उसके 20 मार्क्स आए थे और वो फेल हो गया था। ये फर्क कैसे आया, ये कैसे हो पाया? क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं था। और मैंने एसओएल से करी है ग्रेजुएशन, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डीयू, इसमें वैसे ही बच्चों को दबा के फेल किया जाता है, दबा के फेल किया जाता है, बच्चों को मार्क्स नहीं दिए जाते। लेकिन वहां पर भी इस सिचुएशन में मैं 27 मार्क्स लाके पास हो गया और वो फेल हो गया, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान दिया था, बहुत ध्यान दिया था। मैंने कहा भाई अपना बेस्ट दूंगा, जो जिस टीचर को पेपर मिलेगा ना वो बोलेगा क्या पेपर है, क्या पेपर है। चीटिंग कैसे करी थी मैं बताता हूँ, मैंने चीटिंग करी थी कैसे, जो हर बच्चे करते हैं। जैसे मान लो डिवाइस आया, बोलो भाई ये डिवाइस कौन सा है, तो मान लो कि ये बहुत पुराने टाइम का क्वेश्चन है कि भाई मुझे पता नहीं कि ये फोन है, तो एक ने बोला भाई क्या है, तो उसने कहा भाई फोन है, तो दूसरे ने बोला भाई ये क्या है, तो उससे क्या होता है इसका, तो उसने बोला भाई बातें होती हैं। फिर मैंने कहा अच्छा इस पर नंबर्स भी है, अच्छा इस पर स्क्रीन भी है, तो मैंने बना बना के बातें लिखी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके, बहुत बड़ी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, कि भाई इसका, इस यंत्र का नाम, इस डिवाइस का नाम फोन है, इसमें बातें होती है, बातें अच्छी भी होती है, बातें बुरी भी होती है, बातें कम करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस पे एक स्क्रीन भी है, कुछ नंबर्स भी है, ये भी है, वो भी है। मैं इसका एक डेमो दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, इमेजिनरी, लेकिन इस तरीके से मैंने सुना करके अपनी साइड से जो भी नॉलेज का बेस्ट बनता था वो कर दिया, और उसका रिजल्ट ये मिला कि मेरी ग्रेजुएशन के उस सब्जेक्ट में मैं पास हो गया था। तो मैटर बहुत करता है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, समझ गए। क्यों आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि बॉयज़ को हमेशा प्रैक्टिकल में कम मार्क्स मिलते हैं और गर्ल्स को मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, क्योंकि लड़की प्रैक्टिकल फाइल को डेकोरेट करके रखती है ना। मैं नहीं कह रहा फूल पत्ती बना दो, डेकोरेट कर दो, ओम साई नाम लिख दो, वो सब नहीं करना है यार, लेकिन कुछ बेसिक टेक्निक फॉलो करनी है, काम करती हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। प्रेजेंटली मैं एज अ स्कॉलर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ, ठीक है, एड हॉक भी कह सकते हो, तो एड हॉक प्रोफेसर कह लो तरीके से आप। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके आधार बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, आपने देखा होगा यूपीएससी के सारे लोग जो है सूट पहन के जाते हैं, धोती कुर्ता थोड़ी ना पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। सो यहाँ पर हम इस क्लास को एक तरीके से एंड करते हैं, दूसरी नई बिगिनिंग करते हैं। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। कोशिश करना कि ये वीडियो शेयर करना,
ये मेरी नॉलेज है। मैंने इतना पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि लिखना, उसका स्क्रीनशॉट लेना मेरे लिए बहुत हेक्टिक था। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ काम का है तो सपोर्ट करो। और मेरे चैनल पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस की क्लास 11th की 12th की वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही मैं यूजीसी नेट का पेपर 1 और यूजीसी नेट का पेपर 2 भी पढ़ाता हूँ। उसकी वीडियोस भी डालना शुरू करूँगा। सारी वीडियोस मेरे को बनानी है, मेरे को डालनी है। अभी मैं अपने रात के 11 बज रहे हैं, अपनी अकेडमी में अकेला हूँ, तो ये सब काम कर रहा हूँ। तो अच्छा लगे तो बताइएगा मेरे को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।